नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप ही की वजह से मेरा चैनल आज इस मुकाम तक पहुँचा है। जहाँ 4000 वॉच आवर्स की ज़रूरत होती है, वहाँ आपने मुझे 10,000 से भी ज़्यादा वॉच आवर्स दिए। आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स, आपका समय और आपका साथ, ये सब मेरे लिए बहुत कीमती है। भारत से लेकर भारत के बाहर तक लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरी ऑडियो कहानियाँ सुनते हैं। ये मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। अब दोस्तों, यूट्यूब की पॉलिसी के चलते मैं पूरी की पूरी किताब सीधे अपलोड नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको इन किताबों के सारांश मेरी अपनी भाषा में रिटोल्ड वर्जन, रिव्यूज़ और मेरी खुद की कहानियाँ, साथ ही ट्रू क्राइम्स, सस्पेंस और मिस्ट्री स्टोरी सुनाती रहूँगी। बचपन से मैं अगाथा क्रिस्टी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। उनकी कहानियों ने मुझे हमेशा मोहित किया है। उन्हीं से प्रेरित होकर मैं कोशिश करूँगी कि इन सारांशों में जितना हो सके उतना किरदार, गहराई और रोमांच आपके लिए लेकर आओ। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ सारांश होंगे, पूरी कहानियों का संक्षिप्त रूप मेरे अपने शब्दों में और यूट्यूब फ्रेंडली ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, अगर आपको मेरी आवाज़, मेरी मेहनत और मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एक पाठक होने के नाते हम अपनी ही एक दुनिया किताबों में बना लेते हैं। किताबें हमारे लिए एक तरह का एस्केप होती हैं, जहां हम अपनी खुशियां, अपने सपने और अपनी कल्पनाएं ढूंढ लेते हैं। इन्हीं किताबों से मिलने वाली खुशी मैं आपके साथ जितना हो सके उतना बांटने की कोशिश करूंगी। इस चैनल पर हम कहानियां भी सुनेंगे, सारांश भी और मेरी अपनी बनाई छोटी छोटी स्टोरीज भी। दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं, पहली नज़र में ये एक प्रेम कहानी लगती है। एक गरीब लड़का, एक अमीर लड़की, एक सपना और एक ऐसी ज़मीन जहाँ से समंदर दिखाई देता है, हवा में आज़ादी है और हर चीज़ एक नए जीवन की शुरुआत जैसी लगती है। लेकिन क्या हर शुरुआत खूबसूरत होती है? क्या हर प्रेम कहानी अपना सुखद अंत पाती है? या कभी कभी इंसान अपने ही सपनों की कीमत चुकाता है? लोग कहते हैं ये ज़मीन श्रापित है, इसे कहते हैं जिप्सीज एकर, कुछ कहते हैं ये सिर्फ अंधविश्वास है। पर जो लोग यहाँ आए, उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटे। और कहानी यही नहीं रुकी। यहाँ सपने बसे, यहाँ दिल टूटे और यहाँ एक ऐसी खामोशी छाई जिसने कई रहस्यों को निगल लिया। ये कहानी है लालच की, आसक्ति की, अकेलेपन की और एक ऐसे प्रेम की जो शायद कभी प्रेम था ही नहीं। एंडलेस नाइट में आपको मिलेगा थोड़ा साहस, थोड़ा पागलपन, बहुत सारी इच्छाएं और सबसे ज़्यादा मानव मन के रहस्य। इस कहानी में जो लोग अच्छे लगते हैं वे हमेशा अच्छे नहीं होते। जो बुरे लगते हैं शायद वे उतने दोषी नहीं। और जिस पर आपको सबसे कम शक होगा शायद वही किसी और ही खेल में लगा हो। लेकिन नहीं, मैं आपको ये सब अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि एंडलेस नाइट की असली चमक इसी बात में है कि आप अंत तक ये समझ ही नहीं पाते कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है और कौन बस खेल खेल रहा है। ये कहानी की रात भी वैसी ही है, एक एंडलेस नाइट, और हम सब इस रात में चलने वाले यात्री हैं। आज हम सुनेंगे समरी द एंडलेस नाइट की, जिसे अगाथा क्रिस्टी ने 1967 में प्रकाशित किया। और ये उन कुछ उपन्यासों में से है जिन्हें उन्होंने खास माना। इसे उन्होंने तेज़ी से लिखा और कई समीक्षकों ने इसे उनकी देर की सबसे प्रभावशाली कृतियों में गिना है, क्योंकि क्रिस्टी सारी किताबें 3 से 4 महीने में लिख देती थी, जबकि उन्होंने एंडलेस नाइट बस 6 हफ्तों में ही ख़त्म कर दी। ये कहानी एक अनोखे तरीके से लिखी गई है। पूरी कहानी को हम माइकल रॉजर्स की ही आंखों से देखते हैं, यानी हम शुरुआत से आखिर तक उसके दिमाग में रहकर दुनिया देखेंगे। शुरुआत में ये उपन्यास एक कोमल सा रोमांस और सपनों जैसा लगता है। एक साधारण सा लड़का, एक खूबसूरत सी जगह और एक ख्वाब सा घर। पर धीरे धीरे हवा बदलती है। ये गॉथिक टोन वाला मनोवैज्ञानिक क्राइम थ्रिलर बन जाता है। लोक कथाओं की चेतावनियाँ, गांव की फुसफुसाहटें और एक पुराना श्राप
पूरी कहानी के ऊपर एक गहरा साया बनकर छा जाता है। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से। माइकल रॉजर्स, उम्र बस 22 साल, जिंदगी में दिशाहीन, बेचैन, सपने देखने वाला और थोड़ा सा खतरनाक भी। पर वो बात आप कहानी में धीरे धीरे महसूस करेंगे। माइकल खुद को एक शब्द में परिभाषित करता है और रोलिंग स्टोन, एक ऐसा इंसान जो कभी एक जगह टिक ही नहीं सकता। कभी शेफ, कभी मजदूर, कभी ड्राइवर, कभी होटल में काम, कभी फार्म में। उसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं, कोई स्थायी योजना नहीं, पर एक स्थायी सपना था। एक सुंदर सा घर, एक खास जमीन पर, और उसके साथ उसकी ड्रीम वुमन। उसे इस सपने को डिज़ाइन करना था एक जीनियस आर्किटेक्ट सेंटोनिक्स से। सेंटोनिक्स एक लंबा, दुबला, तेज नज़रों वाला और अजीब सी चमक वाला आदमी, जो जैसे अपनी मौत को करीब आते देख चुका था, लेकिन तब भी अद्भुत सौंदर्य रचने की हिम्मत रखता था। माइकल की जिंदगी टूटे हुए टुकड़ों की तरह थी, लेकिन उसके पास सपने में एक अजीब सी संपूर्णता थी। एक दिन माइकल इंग्लैंड के एक छोटे से गांव की सड़क पर चल रहा था। हवा में ठंडक थी, धूप साफ थी, पेड़ हल्के संगीत की तरह हिल रहे थे, और तभी उसने देखा जिप्सीज एकर, एक ऊंचा खुला इलाका, समुद्र की तरफ गिरती खड़ी चट्टानें, चारों तरफ हवा, आज़ादी और एक रहस्यमय सी खामोशी। उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। वो सोचता है, यही यही है मेरी जगह। एक दिन मैं यहाँ घर बनाऊंगा। इसी ज़मीन की नीलामी होनी थी। माइकल नीलामी देखने चला जाता है। लोग आते हैं, बोलियां लगती हैं, पर आखिर में कोई नहीं खरीदता। सबको एक ही बात डराती है, जिप्सीज का श्राप। पर माइकल को वो श्राप नहीं डराता, उसे बस वो ज़मीन आकर्षित करती है। नीलामी के बाद वो उसी ज़मीन पर घूम रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात होती है फेनेला, एली गुडमैन से। पहली नज़र में वो साधारण लगती है, सफ़ेद पोशाक, मासूम चेहरा, खुश मिजाज आवाज़। वो खुद को फेनेला गुडमैन बताती है ताकि माइकल को पता न चले कि वो कौन है, लेकिन हकीकत ये है, वो दुनिया की सबसे अमीर युवतियों में से एक थी। दोनों बातें करते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, और वो बातचीत इतनी सहज, इतनी गहरी, इतनी मासूम थी कि माइकल खुद को संभाल ही नहीं पाता। वो उसे अपने सपनों वाली जगह दिखाता है और एली चुपचाप खड़ी रहती है, जैसे उसका दिल भी वहीं अटक गया हो। वो कहती है, ये जगह जादुई है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इसे इतना क्यों चाहते हो। माइकल को पहली बार लगता है कि उसका सपना शायद वास्तव में पूरा हो जाए, लेकिन उसे एक बात अत्यंत चुभती है। एली अक्सर किसी का नाम लेती है, ग्रेटा एंडरसन, उसकी दोस्त, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी गाइड। माइकल को उससे जलन होने लगती है, हालांकि उसने अभी तक ग्रेटा को देखा भी नहीं था। एली और माइकल लगातार मिलते रहते हैं। वे समुद्र किनारे बैठते हैं, घंटों बातें करते हैं, घाटियों में चलते हैं, और हर मुलाकात उन्हें थोड़ा और जोड़ देती है। फिर एली को अपने 21वें जन्मदिन के लिए विदेश जाना पड़ता है। वो माइकल से वादा करती है, मैं वापस आऊँगी और हम अपने सपनों पर फिर बातें करेंगे। एली के जाते ही माइकल को एक बड़ा झटका लगता है। जिप्सीज एकर किसी ने खरीद लिया है। उसका सपना किसी और का हो गया। माइकल अपनी माँ से पैसे मांगने जाता है ताकि वो एली से शादी कर सके। माँ का चेहरा कठोर, आंखें गहरी, जैसे वो बेटे के भीतर झांक सकती हो। माँ कहती है, तुम खुश क्यों नहीं रह पाते माइकल? क्या है तुम्हारे अंदर जो हमेशा सब बर्बाद कर देता है? माइकल इस बात पर बहुत गुस्सा होता है। वो खाली हाथ वापस लौटता है। एली वापस आती है और वो एक खबर देती है। वो कहती है, मैं वही हूँ, फेनेला गुडमैन, और जिप्सीज एकर मैंने खरीदा है हमारे लिए। माइकल स्तब्ध रह जाता है। एली बताती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। वो उसके साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहती है। वे एक साधारण सिविल सेरेमनी में शादी कर लेते हैं, किसी को बिना बताए, और एली अपने अमीर नियंत्रित परिवार को छोड़कर एक नई दुनिया शुरू करती है। जिप्सीज एकर अब सिर्फ एक सपना नहीं रहा, ये अब एक घर था, लेकिन इस घर की दीवारों में कुछ अजीब सी हलचल थी। जैसे हर ईंट,
अपने भीतर किसी अनकहे राज को छुपाए बैठी हो। एली और माइक ने सेंटोनिक से एक शानदार हवेली बनवाई थी। सफ़ेद पत्थरों की दीवारें, खिड़कियों से झरता हुआ प्रकाश और हर कमरों में एक नरमी, पर असली दुनिया की नरमी नहीं। वो नरमी थी जो सिर्फ बाहर से दिखाई देती थी, भीतर से वहाँ एक अजीब सी ठंडक थी। शादी के तुरंत बाद की पहली रात थी। एली और माइक अपने नए कमरे में बैठे थे। माइक ने देखा एक पत्थर अचानक खिड़की से उनके कमरे में गिरा। यह क्या था? एली ने घबरा कर कहा। उसकी आवाज़ में डर की हल्की धुन थी। शायद कोई खेल रहा है, माइक ने जवाब दिया, पर उसकी आंखों में हल्की चिंता साफ झलक रही थी। एली ने कहा, यह डरावना है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और वही निश्चय, वही साहस माइक के दिल को और गहरा कर गया, पर कहीं अंदर उसे पता था ये केवल शुरुआत थी। माइक और एली ने आसपास के गांव वालों से मिलना शुरू किया। मेजर फिलिपॉट, गांव के एक पुराने और सम्मानित आदमी जिन्हें सब गॉड कहते थे, उनसे माइक की दोस्ती हुई। मेजर फिलिपॉट ने उसे सलाह दी। अपने अनुभव और समझदारी के साथ एली ने क्लॉडिया हार्ट कैसल से दोस्ती की। क्लॉडिया की आंखों में एक चमक थी, थोड़ी चंचल, थोड़ी रहस्यमयी। एली ने उसे अपनी घुड़सवारों की आदतों में शामिल किया, लेकिन ध्यान रहे, एली को घोड़े से एलर्जी थी। वो दवा लेकर ही घोड़े की सवारी करती थी, और वो दवा क्लॉडिया को भी कभी कभी दी जाती थी। इन छोटी छोटी मुलाकातों में माइक को एक अजीब सी जलन और शक भी महसूस हुआ। ग्रेटा एंडरसन, एली की भरोसेमंद सहेली, जो अब उनके घर में मदद करने आई थी, उसके बारे में माइक को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। दोनों के बीच की दूरी और तकरार धीरे धीरे कहानी में कंधे का तनाव पैदा करने लगे। गांव की बूढ़ी जिप्सी मिसेस ली जारी थी चेतावनी देते रहने में, इस घर में ना रहो, ये जगह श्रापित है, इससे दूर हो जाओ, यह मुसीबत तुम्हें पकड़ लेगी। एली इसे नज़रअंदाज करती है, पर माइक ने सोचा, क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या कुछ सच में गड़बड़ है। माइक ने पुलिस स्टेशन तक जाकर शिकायत की। पता चला मिसेस ली ने पहले भी पैसे लेकर लोगों को डराया था, लेकिन क्या फिर से ये हो रहा था? माइक खुद को आश्वस्त नहीं कर पाता। एली का अमेरिकी परिवार उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसकी सौतेली माँ कोरा, यहाँ तक कि अमेरिकी वकील भी लगातार संपर्क में थे। अंकल एंड्रयू यानी मिस्टर लिपनकॉट विशेष रूप से माइक और एली की शादी पर चिंता करते रहे। एली ने अपने परिवार की बातें अनसुनी कर दी, पर माइक के भीतर धीरे धीरे एक बेचैनी बढ़ रही थी। उसकी माँ की यादें, उसकी गरीबी और नई दुनिया का दबाव सब मिलकर उसके मन में एक अजीब सा दबाव बना रहे थे। एक दिन एली ने घोड़े की सवारी के लिए दवा ली। क्लॉडिया को भी कुछ दवा दी गई थी, और इसी समय माइक को लगा कुछ अजीब हो रहा है। वो मिसेस ली की चेतावनियाँ और घर के सन्नाटे के बीच धीरे धीरे समझ नहीं पा रहा था कि कौन सच में दोस्त है और कौन दुश्मन। एली का पहला अकेला राइड जंगल के बीच हुआ। माइक और मेजर फिलिपॉट ने बाद में खोजा। एली गायब थी। घोड़ा बिना किसी चोट के वही खड़ा था, और फिर एली की मृत अवस्था मिली, जैसे उसकी हार्ट कंडीशन ने अचानक उसे छीन लिया हो। स्थानीय पुलिस ने मिसेस ली को शक के घेरे में रखा। सभी ने सोचा ये सिर्फ अंधविश्वास की वजह से हुआ, लेकिन माइक के मन में अजनबी डर अभी असली हो चुका था। इंक्वेस्ट में ये सामने आया कि एक सोने का लाइटर मिला था। इस लाइटर पर केवल सी लिखा था। कौन हो सकता था ये? क्लॉडिया हार्ट कैसल या कोरा, एली की सौतेली माँ? लेकिन मिसेस ली न्यायालय में नहीं आई। सुनवाई अनसुलझी रह गई। माइक के मन में संशय और बढ़ गया। एली की मौत के बाद माइक अमेरिका गया। फ्यूनरल में उसे उसका परिवार मिला। वहाँ की हवाई यात्रा में माइक ने महसूस किया कि चीज़ें सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। क्लॉडिया हार्ट कैसल की भी वही हालत में मौत हुई, घोड़े की सवारी के दौरान, जिससे माइक और भी अधिक परेशान हुआ। मिस्टर लिपनकॉट ने माइक को एक पत्र भेजा था, लेकिन माइक को वो पत्र तभी मिला जब वो वापस इंग्लैंड लौटा। पत्र में पुरानी खबरें और एक फ़ोटो थी जो माइक के लिए चिंताजनक साबित हुई। माइक ने कैलिफोर्निया में सेंटोनिक्स को देखा, और सेंटोनिक्स का एक ही वाक्य उसके दिमाग में गूंजता रहा, तुमने आखिर दूसरा रास्ता क्यों नहीं चुना? जब माइक आखिरकार अपने सपनों के घर लौटता है, तो वो दरवाज़ा खोलता है और अपनी सपनों की महिला ग्रेटा एंडरसन से मिलता है।
वो बताता है कि वो और ग्रेटा सालों पहले हैम्बर्ग में कैसे मिले थे। वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। बाद में जब माइक ने सुना कि जिप्सी सेकर बिक्री के लिए है तो उन्होंने एली का पैसा पाने की योजना बनाई। ग्रेटा पहले एली की नौकरानी बनी और उसका भरोसा जीत लिया। फिर ग्रेटा ने यह सुनिश्चित किया कि एली माइकल से नीलामी के दिन मिले। माइक और ग्रेटा ने ऐसा दिखावा किया कि वे एक दूसरे को नहीं जानते और एक दूसरे से नफरत करते हैं ताकि कोई भी उन पर शक न करे। अब जब एली मर चुकी थी, वे शादी करने और उसकी संपत्ति साझा करने की योजना बनाते हैं। उन्होंने एली की हत्या साइनाइड से की, जिसे उसने अपने घोड़े की सवारी से पहले लेने वाली एलर्जी की गोलियों में डाल दिया। माइकल ने मिसेस ली को पैसे देकर एली को उस शाप की कहानी से डराने के लिए कहा। मिसेस ली को गवाह बनने से रोकने के लिए माइकल और ग्रेटा ने उसे एक खदान में धकेल दिया। क्लॉडिया हार्डकैसल गलती से एली की एक गोली ले लेती हैं और वो भी मर जाती है। उसका लाइटर वहीं भूल जाती है। माइकल और ग्रेटा अपने किए पर जश्न मनाते हैं, लेकिन जब माइक मिस्टर लिपनकॉट का पत्र खोलता है तो वो दंग रह जाता है। उसमें हैम्बर्ग में ग्रेटा के साथ उसकी पुरानी फ़ोटो वाली अखबार की कटिंग होती है। वो डर जाता है कि लोग सच जान सकते हैं और उसका मन अशांत हो जाता है। वो भूत जैसी हेलुसिनेशन में एली को ज़मीन पर घूमते हुए देखता है। ग्रेटा उसे आश्वसित करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रोध में वो उसे गला घोंटकर मार देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस और स्थानीय डॉक्टर पहुंचते हैं। क्लॉडिया की मौत ने उनकी शक की पुष्टि कर दी थी। वे माइकल को ग्रेटा के शव के पास बैठे पाते हैं। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत बिगड़ रही थी। ये सामने आता है कि माइकल को गिरफ्तार होने के बाद उसने अपनी पूरी कहानी लिखने का निर्णय लिया और पूरा उपन्यास वही कहानी है। माइक बताता है कि वो बचपन में अपने एक दोस्त को जम चुकी झील में डूबने दिया ताकि उसकी घड़ी चुरा सके, और युवा होने पर उसने अपने एक और दोस्त का खून बहने दिया ताकि उसके पैसे ले सके। वो हमेशा से अपनी माँ से नफरत करता था क्योंकि वही एक व्यक्ति थी जो उसे समझ सकती थी और उसके हत्यारे स्वभाव का अंदाज़ा लगा सकती थी। इसी वजह से वो क्रोधित हो गया। जब एली उसकी माँ से मिली, वो डर रहा था कि उसकी माँ कहीं सच्चाई न बता दे। माइकल सोचता है कि शायद सेंटोनिक्स को भी उसकी सच्चाई पता चली थी। जब सेंटोनिक्स ने कहा, तुमने दूसरी राह क्यों नहीं चुनी, तो उसका मतलब था कि माइकल को एली को मारना नहीं चाहिए था और उसे प्यार करना सीखना चाहिए था। माइकल सोचता है, क्या वो वास्तव में एली के साथ खुश रह सकता था और उसने अपना मौका क्यों खो दिया? क्या उसने सच में कभी प्यार किया था? उपन्यास यही समाप्त होता है। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर गई वो थी कि माइकल का व्यक्तित्व अंत में पूरी तरह बदल गया। स्पष्ट था कि इसमें मानसिक बीमारी की ओर इशारा था और यही उसकी अजीब हरकतों की मुख्य वजह थी। मुझे लगता है कि किताब के अंतिम अध्यायों में ये खुलासा सबसे अच्छी तरह लिखा गया हिस्सा था। ये नाटकीय, चौंकाने वाला, रोमांचक था और बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैं सोच रही थी। मुझे लगा था कि खुलासा सिर्फ इतना होगा कि माइकल और ग्रेटा साथ काम कर रहे थे, लेकिन जब माइकल ने ग्रेटा की हत्या की और सब कुछ स्वीकार कर लिया, ये मैं बिल्कुल नहीं सोच रही थी। लेकिन जो चीज़ मुझे सच में पसंद आई और जिसने कहानी में एक नया आयाम जोड़ा, वो था कि माइकल को एली के साथ किए गए उसके काम पर पछतावा हुआ। उसने एली में कोमलता और दयालुता देखी। वो उसके साथ सहज महसूस करता था और उसने अपने किए पर पछताया, एली के साथ और अपने जीवन के साथ। मेरे हिसाब से सबसे ज़बरदस्त रहस्य वो होते हैं जिनमें खलनायक इतने निर्दय होते हैं कि उन्हें कोई दया नहीं होती, या जिनमें खलनायक अपने अपराधों पर पछताते हुए चौंकते हैं। मुझे लगता है कि माइकल का किरदार इतने कई स्तरों और मोड़ों के साथ विकसित हुआ है जिसमें किताब को आवश्यक गहराई दी। अंतिम कुछ अध्याय ने मेरी किताब की रेटिंग स्टार 3 से बढ़ाकर 4 कर दी। ये किताब मेरे लिए समीक्षा करने के लिहाज से बहुत ही रोचक रही क्योंकि मेरी इस किताब के बारे में राय अंत में बदल गई। पहले मैं इसे सामान्य ही बता रही थी। किताब मुझे बहुत औसत लगी, फिर अचानक चकित कर देने वाला अंत। इतना ही नहीं बल्कि अंत बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया और कहानी के बाकी हिस्सों से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। ये ऐसा नहीं लगा कि ये 2 अलग अलग कहानियाँ हो, जो दिखाता है कि कहानी सुनाने का तरीका कितना मजबूत था।
ये मेरी पसंदीदा अगाथा क्रिस्टी किताब नहीं है, लेकिन मुझे पसंद आया कि उसने कुछ बहुत अलग करने की कोशिश की और मुझे लगता है कि ये सफल रहा।